हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सैमन कमीशन के बारे में। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर स्टेट सर्विस का एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। हर एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न बनते ही हैं और प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सैमन कमीशन के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सैमन कमीशन को, कि यह भारत कब आया और भारतीयों ने इस कमीशन का विद्रोह क्यों किया। ये सब कुछ हम लोग समझेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सैमन कमीशन के इंट्रोडक्शन को। सैमन कमीशन क्या है इसको समझ लेते हैं। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन मतलब भारतीय संविधिक आयोग, जिसे सैमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। सैमन कमीशन के नाम से जाना जाता है को ब्रिटिश सरकार ने 1927 में जॉन सैमन की अध्यक्षता में भारत सरकार अधिनियम 1919 के काम काजों की समीक्षा करने और भविष्य के उपायों का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया था। इसमें अध्यक्ष सहित 7 ब्रिटिश संसद सदस्य शामिल थे। अध्यक्ष सहित 7 और सदस्य शामिल थे और वो 7 सदस्य कौन कौन से थे? वो सभी ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे। और पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसे डिटेल से पढ़ा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के पारित करते समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि वह 10 साल बाद पुनः इन सुधारों की समीक्षा करेगा। मतलब एक्ट 1919 के पारित होने के बाद देश में हुए विकास की समीक्षा करेगा। मतलब देश में क्या क्या विकास हुआ उसका निरीक्षण करेगा। कब करेगा? 10 साल बाद। ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब कहा था? जब उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया था, उसी टाइम उन्होंने कहा था कि 10 साल बाद वो पुनः इन सुधारों की समीक्षा करेगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी कि निर्धारित समय से 2 वर्ष पहले ही मतलब कि 1919 में उन्होंने कहा था कि 10 साल बाद समीक्षा करेंगे। 10 साल बाद कहने का मतलब 1929 में, लेकिन 2 वर्ष पहले ही नवंबर 1927 में ही 2 वर्ष पहले ही नवंबर 1927 में ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। 2 साल पहले क्यों किया? तो 2 साल पहले इसलिए किया क्योंकि ब्रिटेन की तत्कालीन सत्ता कंजर्वेटिव पार्टी जो थी उस टाइम पर रूल कर रहे थे ब्रिटेन में। ब्रिटेन की तत्कालीन सत्ता दल कौन था? कंजर्वेटिव पार्टी ने सारा श्रेय स्वयं लेने के लिए 2 वर्ष पहले ही इस आयोग का गठन करने का मन बनाया था। और साथ ही कंजर्वेटिव पार्टी के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस टाइम पर कौन था? लॉर्ड बर्केनहेड। मतलब कि कंजर्वेटिव पार्टी के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्केनहेड का कहना था कि भारतीय लोग स्वयं संवैधानिक सुधार हेतु योजना बनाने में सक्षम नहीं है, इसलिए सैमन कमीशन की नियुक्ति करना आवश्यक है। मतलब ये बर्केनहेड जो है इसका कहना था कि जो भारतीय लोग हैं वो लोग संवैधानिक सुधार करने, संविधान बनाने के लिए सक्षम नहीं है। ये किसका कहना था? लॉर्ड बर्केनहेड का कहना था। अब हम लोग समझते हैं भारत में सैमन कमीशन के विरोध का क्या कारण था। मतलब भारत में सैमन कमीशन के विरोध के कारण को समझते हैं। तो उसका कारण यह था कि इस कमीशन का कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, जिस वजह से भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध किया। मतलब कि भारतीय जनारोष का प्रमुख कारण इस आयोग में किसी भारतीय को कमीशन का सदस्य न बनाया जाना था, क्योंकि भारत में स्वशासन के संबंध में निर्णय भारतीयों द्वारा ही किया जाना था
और पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाया गया। मतलब जो लोग इस कमीशन का विरोध करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे उन पर पुलिस ने लाठियां चलाना शुरू कर दिया, और जिस वजह से लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू तथा गोविंद बल्लभ पंत को बुरी तरह से पीटा गया। मतलब कहां पर? लखनऊ में। लखनऊ में क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू एंड किसे? गोविंद बल्लभ पंत। मतलब लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू तथा गोविंद बल्लभ पंत को बुरी तरह पीटा गया, मतलब उन पर भी लाठियां चलाया गया। और लाहौर में लाला लाजपत राय पर भी पुलिस ने लाठियां चलाया। पुलिस की लाठियों से आई चोट के कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी मृत्यु हो जाती है? लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। कब? 17 नवंबर 1928 को। मतलब कि पुलिस कर्मी जो थे वे लाठियां बरसाने लगे। किन पर? वो सभी लोगों पर लाठियां बरसाने लगे जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? क्योंकि वे लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उन्हें बहिष्कार कर रहे थे। लाहौर में लाला लाजपत राय पर भी पुलिस ने लाठियां चलाया, और पुलिस की लाठियों से आई चोट के कारण 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग समझते हैं कि साइमन कमीशन 1927 पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया हुआ। मतलब कांग्रेस का क्या रिएक्शन था साइमन कमीशन 1927 के ऊपर। तो कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन जो कि दिसंबर 1927 में एम ए अंसारी की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? एम ए अंसारी की अध्यक्षता में। मतलब यह कि कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन जो कि दिसंबर 1927 में एम ए अंसारी की अध्यक्षता में हुआ था, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक स्वरूप में इसका बहिष्कार किया और बहिष्कार करने का निर्णय लिया। कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी, उसने तो साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला लिया था, और साथ ही साथ किसान मजदूर पार्टी, लिबरल फेडरेशन और हिंदू महासभा तथा मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला लिया। मतलब कांग्रेस के साथ साथ और किन पार्टियों ने साइमन कमीशन को बहिष्कार करने का फैसला लिया? तो वो थे किसान मजदूर पार्टी, लिबरल फेडरेशन, हिंदू महासभा तथा मुस्लिम लीग जो थे, इन सभी ने मिलकर इस कमीशन को बहिष्कार करने का फैसला लिया। मतलब इन सभी पार्टियों ने कांग्रेस का साथ दिया कमीशन को बहिष्कार करने में। लेकिन पंजाब में संघवादियों तथा दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी कमीशन का बहिष्कार न करने का निर्णय लिया। मतलब यह कि पंजाब में संघवादियों तथा दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी, इन्होंने कमीशन का बहिष्कार न किया, बल्कि इन्होंने कमीशन का स्वागत किया था। और इसी दौरान जो मोतीलाल नेहरू थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, मतलब मोतीलाल नेहरू ने इसी दरमियान पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। अब हम लोग समझते हैं जन प्रतिक्रिया। मतलब साइमन कमीशन 1927 पर जन प्रतिक्रिया क्या थी, मतलब भारतीयों का क्या रिएक्शन था इस कमीशन के ऊपर, तो इसे हम लोग समझते हैं। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा, और उसी समय से पूरे भारत में हड़ताल और जगह जगह पर उस कमीशन का विरोध किया जा रहा था। वह जहां भी जा रहे थे उन्हें काले झंडे दिखाया गया। हर जगह, मतलब पूरे भारत में जगह जगह चारों ओर इस कमीशन को बहिष्कार किया जा रहा था, और साथ ही साइमन गो बैक का नारा लगाया जा रहा था। तो एग्जाम में यह भी प्रश्न बनते हैं कि साइमन गो बैक का नारा कब लगाया गया था। तो साइमन कमीशन जब भारत आया था तो लोग उसे बहिष्कार कर रहे थे, तो लोगों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए साइमन गो बैक का नारा लगाया था। और केंद्रीय विधानसभा के भारतीय सदस्यों ने भी साइमन कमीशन का स्वागत करने से इनकार कर दिया। मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी इंडियन मेंबर थे, उन लोगों ने भी
साइमन कमीशन को वेलकम करने से मना कर दिया। और फिर 1930 में साइमन कमीशन जो थी वो अपना रिपोर्ट पेश करती है। मतलब साइमन कमीशन जो थी 1930 में अपना रिपोर्ट प्रकाशित करती है, पब्लिश करती है। और जो साइमन कमीशन ने रिपोर्ट पब्लिश किया था 1930 में, उसमें 4 महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमें याद रखना है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट यह था कि प्रांतीय क्षेत्रों में कानून तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए। मतलब यह कि जितने भी प्रांतीय क्षेत्र है उसमें कानूनी तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित किया जाए। दूसरा पॉइंट यह कहता था कि केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन न किया जाए, क्योंकि इसके लिए अभी सही समय नहीं आया था। मतलब कि साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट आया था 1930 में, उसके अनुसार यह कहा गया था कि केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके लिए अभी सही टाइम नहीं आया था। और नेक्स्ट पॉइंट यह कहता था कि केंद्रीय विधानमंडल का पुनः गठन किया जाए, इसमें संघीय भावना हो तथा इसके सदस्य प्रांतीय विधान मंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाएं। मतलब यह कहा जा रहा था कि सेंट्रल लेजिस्लेचर फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए और इसके जो मेंबर होंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आएंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के द्वारा। और अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा जाएगा। मतलब कि कम्युनल इलेक्ट्रोल सिस्टम को कंटिन्यू रखा जाएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा गया था। अब हम लोग कंक्लूजन को देख लेते हैं। अब हम लोग निष्कर्ष देखते हैं कि साइमन कमीशन जो है इसके क्या निष्कर्ष हुए, इसके क्या कंक्लूजन निकले। तो साइमन कमीशन ने भारतीयों द्वारा अपने दम पर एक संविधान बनाने की बर्कनहेड की चुनौती को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1929 की नेहरू रिपोर्ट आई। मतलब साइमन कमीशन के भारत आने से यह फायदा हुआ कि जो लॉर्ड बर्कनहेड ने कहा था कि भारतीयों में संविधान सुधार और संविधान बनाने की क्षमता नहीं है, मतलब वो लोग अभी संविधान बनाने में और संविधान सुधार हेतु कोई भी योजना बनाने में सक्षम नहीं है, मतलब वो लोग नहीं कर सकते भारतीय लोग। तो भारतीयों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इसके परिणाम स्वरूप ही 1929 में नेहरू रिपोर्ट आई। मतलब यह कि जो बर्कनहेड ने चुनौती दिया था कि भारतीय लोग संवैधानिक सुधार नहीं बना सकते हैं, वे लोग संविधान निर्माण के लिए सक्षम नहीं थे, तो उस चुनौती को भारतीयों ने स्वीकार किया और उसके परिणाम स्वरूप ही 1929 में नेहरू रिपोर्ट आई। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है कि साइमन कमीशन ने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकजुट किया। और इसका मतलब यह हुआ कि साइमन कमीशन के भारत आने से एक फायदा यह हुआ कि साइमन कमीशन ने भारतीय को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकजुट किया। मतलब ब्रिटिश शासन के खिलाफ में जितने भी भारतीय थे वो सब एकजुट हो गए। तो यह था हमारा आज का लेक्चर साइमन कमीशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो जरूर आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।